हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 समझ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कहां तक कर लिया था बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर के बारे में समझ लिया था। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने आप लोगों को बताया था सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप लोगों का बचा हुआ था, तो देख लेते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका होता क्या है? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका होता क्या बच्चों, उसको अब हम समझते हैं। यहां पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलेगा। जैसे मैं मान लेता हूं, कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर एन एटम, कंसिडर एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम को ही मैं कंसिडर कर लेता हूं। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब ध्यान रखना, आइसोलेटेड गैसेस एटम कोई मैं कंसिडर कर लेता हूं। आइसोलेटेड गैसेस एटम कौन सा मैंने कंसिडर कर लिया? ए। ठीक है, ए में जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो क्या आएगा बच्चों आपका? ए माइनस। ए माइनस में फिर मैं एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो क्या आएगा बच्चों हमारा? ए2 माइनस। और यहां पर A2 माइनस में जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर हमारा आ जाएगा A3 माइनस। ठीक है, अब यहां पर हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकलेगी। यहां पर हमारा क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं या फिर इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, जो कि आपका क्या होगा बच्चों? इसी यहां से हमारा क्या निकलेगा? यहां से जो एनर्जी हमारी निकलेगी वो क्या होगा बच्चों हमारा? ये हमारा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3। आप लोग जानते हो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज जो होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा। आप लोग जानते हो ये वाली बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, तो इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन जो चेंज होता है वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, चेंज जो होगा बच्चों वो आपका नेगेटिव होगा। तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 निकली है यहां से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, यहां से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात को ध्यान से समझना, इफ अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर क्या कि ए से ए माइनस से A2 माइनस, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐड किया कंटिन्यूस, इसी को क्या बोलेंगे? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें पॉइंट वाली बात ये है बच्चों कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होती है। अब देखो यहां पर अगर मैं बोलूं कि EA की वैल्यू मतलब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1 फॉर द एटम, EA1 फॉर द एटम के लिए जो EA1 होगा वो आपका एक्सोथर्मिक होगा, मतलब आपका एक्सोथर्मिक यहां पर होगा। EA1 आपका एक्सोथर्मिक होगा, मतलब EA1 की वैल्यू, मतलब अगर मैं बोलना चाहूं कि एटम 1 के लिए EA1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ नेगेटिव साइन ऑफ EA1 हो जाएगा। ठीक है, बट EA1 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? EA1 आपका हो जाएगा पॉजिटिव। EA1 आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा बच्चों आपका? नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है? चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी आपका नेगेटिव, चेंज इन एनर्जी आपका नेगेटिव होता है, मैंने आपको बताया था। अब एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक, रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक। ठीक है, एनर्जी आपकी रिलीज होगी। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर भी आपका माइनस साइन है, यहां पर भी आपका माइनस साइन है। माइनस साइन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। लेकिन जो इसको सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। और रिपल करने की वजह से, ध्यान से समझना, रिपल करने की वजह से हमको इसको इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में मुझे बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देखो यहां पर A माइनस है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है, अब यहां पर आपका रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, मतलब इजीली नहीं होगा,
यहां पर आपका रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, और रिपल्सिव फोर्स एक्ट करने की वजह से एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा। किसको काम करना पड़ेगा बच्चों? एक्सटर्नल एजेंट को। और एक्सटर्नल एजेंट जब आपका काम करेगा, एक्सटर्नल एजेंट आपका क्या करेगा बेटा? वर्क करेगा। जब आपका एक्सटर्नल एजेंट अगर वर्क करेगा तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। अब समझना यहां पर रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एंडोथर्मिक। उसी तरीके से लास्ट लेक्चर की तरह ही कंसेप्ट है। अगर मैं बोलूं EA24 द एटम, एटम के लिए EA2 क्या होगा बच्चों? आपका एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगा। एटम के लिए आपका कितना होगा बच्चों? आपका एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक मतलब हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब डेल्टा HEG, डेल्टा HEG आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ऑफ EA2, मतलब डेल्टा EAG आपका जब चेंज इन एनर्जी आपका पॉजिटिव है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन क्या हो जाएगा बच्चों? आपका नेगेटिव। जैसे मैंने नाइट्रोजन में हाफ फील्ड था, उसका आपने ग्राफ देखोगे तो नीचे की ओर आ रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है, लेकिन इसका चेंज क्या होगा बच्चों? आपका पॉजिटिव। इस चीज को ध्यान से समझो, साइन कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और EA3 के लिए भी वैसा ही होगा। EA3 फॉर द एटम, एटम के लिए EA3 क्या होगा? वो भी आपका एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि यहां पर भी आपका क्या होगा बच्चों? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन आपका अपने आप ऐड नहीं होगा, उसको हमको ऐड कराना पड़ेगा। देखो यहां पर न्यूक्लियाई आपका अट्रैक्ट तो करेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये नेगेटिव साइन है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। नेगेटिव साइन का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा रिपल करेंगे तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। और हमको अगर एनर्जी लगानी पड़ेगी तो इसका मतलब ये है, जब हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी इसका मतलब ये है कि हमको वर्क करना पड़ेगा, और जब हम वर्क करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? आपके एंडोथर्मिक। तो EA3 फॉर द एटम वो भी आपका क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। इलेक्ट्रॉन EG इक्वल टू प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 3, और बट जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो इसी तरीके से हमको ध्यान रखना पड़ता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, जो कि काफी इजी है बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ नहीं है, समझना, मैं आपको ये शॉर्ट में बताता हूं कि जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से प्यार, लव, हाँ वो इलेक्ट्रॉन से प्यार, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन को वही ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा ना जिसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार होगा। समझना, जिसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार होगा मतलब जिसका न्यूक्लियाई उस इलेक्ट्रॉन के बगल में होगा। देखो ये मेरा न्यूक्लियाई, यहां इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां पर हमारा क्या होगा? एक्सोथर्मिक, मतलब जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक्सोथर्मिक फिनोमिना, ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका दूर हुआ और ये न्यूक्लियाई, ये आपका इलेक्ट्रॉन दूर हुआ, तो यहां पर जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। चलो ठीक है, वो हटा दो। यहां पर न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस क्या है? काफी ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी नहीं होगी जितनी पास वाले की होगी। पास वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दूर वाले की। तो वो यहां आप लोग ध्यान रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? स्मॉल साइज की वजह से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे भी रिपल्सिव फोर्स लगाने लगता है। क्या होता है? कभी कभी आपका जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन भी आपके बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगाने लग जाते। ऐसा कंडीशन कब आता है? जब आपके वैलेंस शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, और साइज ऑफ एटम भी आपका स्मॉल हो। मैंने इसका एक्सेप्शन बताया था वहीं पर, साइज ऑफ एटम भी स्मॉल हो, तो इन दोनों के बीच ज्यादा रिपल्सिव लगता है, तो हमको बाहर से वर्क करना पड़ता है। और जब मैं बाहर से वर्क करूंगा तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? अपने आप एंडोथर्मिक। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है उसको समझ लेते हैं बच्चों। यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेप आपकी क्या होती है? हमेशा
एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, यहां हमको वर्क करना पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आप लोग ध्यान रखना। फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। देन आफ्टर अब हम चलते हैं बच्चों हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किस पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी बच्चों हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है प्रॉपर्टी, समझना। इसका कुछ एटम के साइज से कोई लेना देना नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है वो समझना। जैसे मेरे पास दो एटम है, एक मेरे पास ए है, एक मेरे पास बी है। मैंने बोल दिया ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, वही टेंडेंसी आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। तो मैं आप लोगों को लिखाता हूं, टू अट्रैक्ट the bond pair electron toward itself, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों उसकी? दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों? आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात को समझना, बात को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना। जैसे ए और बी है कोई एटम, ए और बी कोई एटम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बच्चों? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये आपका क्या बच्चों? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये आपका क्या बच्चों? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहां पर बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। अब देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। बेटा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं, वहां तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था, आयनाइजेशन में हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे थे, लेकिन ये तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दोनों में अंतर है, दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही ये आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस का आपका क्रिएट होगा, और बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आपका कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा बच्चों? कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आ गया, मतलब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ शिफ्ट हुआ, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आपका क्या हुआ? इस तरफ शिफ्ट हुआ। और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जिसकी ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बात को ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? मैं एक और बार समझाता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ती है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब जब ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो अपने पास क्या बना लेगा? पार्शियल माइनस, और यहाँ की क्या बना लेगा? पार्शियल प्लस। तो क्या होगा बच्चों? यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और बी प्लस होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो आपका बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर, उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे स्केल है। ठीक है, तो यहां पर देयर आर मैं लिख देता हूं यहां पर। तो यहां पर बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन डिफाइंड इन 3 वे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं 3 तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। तीन अलग अलग स्केल है बच्चों, 4 स्केल है। ठीक है, 4 स्केल है। पहला पॉलिंग है, दूसरा मुलिकन है, तीसरा ऑलरेड रोचो है, फोर्थ आपका सैंडरसन है। लेकिन आपको इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपको 3 स्केल ध्यान रखने। पहला आपको कौन सा बच्चों? पॉलिंग स्केल।
दूसरा आपको ध्यान रखना है बच्चों, दूसरा आपको मुलीकन स्केल, मुलीकन स्केल। तीसरा आपको ध्यान रखना है ऑलरेड रोचोव स्केल। ये 3 स्केल है बच्चों जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा सिंपल है। आप लोगों को एक बार आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों ये स्केल के बारे में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा वो मैं आप लोगों को डील कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों पॉलिंग स्केल की। तो पॉलिंग स्केल ने क्या बोला, पॉलिंग स्केल ने क्या बोला, अब देखो पॉलिंग स्केल को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्केल। पॉलिंग स्केल आपका क्या है, रिलेटिव स्केल। और मुलीकन क्या है बेटा भाई बच्चों आपका एब्सोल्यूट स्केल है, एब्सोल्यूट स्केल है। मुलीकन आपका क्या है, एब्सोल्यूट स्केल है, लेकिन ये आपका पॉलिंग क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव स्केल का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्केल का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्केल का मतलब क्या होता है, रिलेटिविटी लिख दिया था। रिलेटिव स्केल का मतलब क्या होता है बच्चों, रिलेटिव स्केल का मतलब ये वो होता है किसी के रेस्पेक्ट में किसी की वैल्यू देखना। मतलब किसी के रेस्पेक्ट में किसी अदर एलिमेंट, जैसे मेरे पास बी एलिमेंट है, बी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ है, मैंने बी की एज्यूम कर ली, मैंने बी की एज्यूम कर ली, तो बी के एज्यूम करने से मैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकता हूं क्योंकि यहां पर मुझे रिलेट करना है। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रिलेटिव स्केल। अब समझना बच्चों यहां पर पॉलिंग स्केल, तो पॉलिंग ने क्या बोला बच्चों, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN से लिख रहा हूं बच्चों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है बच्चों इसमें, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर मैं बोल दूं एटम्स की, ठीक है, एटम की, या फिर मैं बोल देता हूं यहां पर एटम की, ठीक है। यहां पर एलिमेंट ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा बच्चों, एलिमेंट अलग हो जाता है, फिर आपका एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज इट इज अ रिलेटिव पावर टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का रिलेटिव पावर होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का रिलेटिव पावर होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहले भी लिखवाया था ये चीज, ठीक है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर अट्रैक्ट करने का जो रिलेटिव पावर होगा दैट इज कॉल्ड, आपका क्या होता है बच्चों, वो ये आपका पॉलिंग स्केल होता है। वही आपका क्या होता है बच्चों, आपका पॉलिंग स्केल। जैसे मैंने बोल दिया ए और बी है, ए और बी में से मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को अभी अभी सिखाया था, आई होप कि आपको आ गया होगा अब अच्छे से, ठीक है। देखो यहां पर, अब देखो सिंस, अब देखो ये आपका एक तरीके का क्या है बच्चों, रिलेटिव पावर है। सिंस इट इज अ रिलेटिव पावर, सिंस इट इज अ रिलेटिव पावर, यह आपका क्या होता है, रिलेटिव पावर होता है, यह आपका रिलेटिव पावर होता है। सिंस इट इज अ रिलेटिव पावर, so the value of electronegativity from Pauling scale is, मतलब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो आएगी आपके पॉलिंग स्केल से वो क्या होगी बच्चों, सिंस इट इज अ रिलेटिव पावर, सो वैल्यू ऑफ पॉलिंग स्केल इज वैल्यू ऑफ पॉलिंग स्केल से वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या होगी, यूनिटलेस होगी, ठीक है। उसके पास कोई किसी भी टाइप का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है,
किसी भी टाइप का कोई यहाँ पर यूनिट आपका नहीं होगा। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए समझना बात को, यहाँ पर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Pauling gives following formula. पोलिंग ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिए। अब कौन कौन से फॉर्मूला दिए पोलिंग ने, आप समझ सकते हो इसको अच्छे से। पोलिंग ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए बच्चों आपको, तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिख देता हूं। पोलिंग ने फॉर्मूला दिया यहां पर, देखो किसी भी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन ए बी एलिमेंट, ए बी दो है, दो अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस K इंटू, अब इंटू में क्या लगाऊंगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं, अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको दी गई होगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एलिमेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। जो मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे ध्यान रखो, यहां पर डिवाइड बाय 2। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, अब देखो बॉन्ड एनर्जी मैंने किस में ली है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बॉन्ड एनर्जी मैंने किस में ली है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां पर देख लेना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए का मतलब क्या है, ए एटम का बॉन्ड, ए एलिमेंट की बॉन्ड एनर्जी, मतलब ए की बॉन्ड एनर्जी, मतलब ए के बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, इसको मैं सीधा लिख देता हूं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए। अब देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी में क्या लिखूंगा बच्चों, बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, ये आपका है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, किसमें बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। क्यों मैं अभी बता रहा हूं, मैं अभी बताता हूं आपको। यहां पर ए बी क्या है बेटा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होगा। अब देखो ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वाली वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहां पर जो यूनिट बनेगा इसका, वो क्या बनेगा, इसका जो यूनिट डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पावर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पावर 1/2। यहां पर जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की पावर 1/2। अब इसको मैं बाहर निकालूंगा, अब इसको मुझे क्या करना है बच्चों, डायमेंशन लेस करना है। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, डायमेंशन लेस। अब इसको डायमेंशन लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोई मुझे वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डायमेंशन लेस के लिए। तो K इंटू, इसको मैंने कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम की पावर हाफ, और यहां पर आपका हाफ है। अब ये ऊपर जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की पावर माइनस हाफ। देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की पावर माइनस हाफ, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की पावर हाफ। तो यहां पर जो इसका काम है वो क्या करना है बच्चों, जो हमारी क्वांटिटी आई उसको डायमेंशन लेस करने का काम है। इसका काम क्या है बच्चों, डायमेंशन लेस करने का, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनाने का काम है इसका, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनाने का इसका काम है, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमको डील करना है, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, यहां पर कि अगर मुझे किसी की डायमेंशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मैंने बोला मीटर, यहां पर 10 मीटर है। अब मुझे इसको डायमेंशन लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, 1/मीटर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये देखो डायमेंशन लेस हो गई। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये अंडर रूट में था,
ये आपका अंडर रूट में इसका देखो, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। तो पूरी वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और उसको डायमेंशन लेस करना है तो क्या करूंगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और जैसे ही मैं उसको 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिखूंगा तो वो रूट हटेगा तो क्या आएगा, हाफ आएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, -12। तो ये डायमेंशन लेस हो गया। तो यहां से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आएगी वो क्या, यहां से वैल्यू आपकी डायमेंशन लेस होगी। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट और उस पर। तो यूनिट्स पर हम बात करते हैं, इसके यूनिट्स कैसे हमको लेने। अब देखो यहां पर, अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का मतलब एक एटम की जो आपके एक एटम की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। लेकिन ये आपका किसका है, एटम का है, ये आपका एक एटम का है, ठीक है। तो इसको मुझे पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना, एक एटम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक एटम को जैसे मुझे पर मोल में कन्वर्ट करना रहता है, मतलब पर मोल, मोल का मतलब Na एटम, मोल का मतलब क्या होता है, Na एटम, मोल का मतलब क्या होता है, Na एटम। अब यहां पर एक एटम है, मुझे Na एटम निकालना है, Na एटम, तो Na एटम का कैसे निकालूंगा, यहां पर एक एटम की जगह मैं इसको क्या कर दूंगा, Na से मल्टीप्लाई। जब मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर जूल पर मोल में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, जूल पर मोल में। नहीं आया समझ में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका यह होता है। तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ एक एटम में आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो यहां पर Na एटम में कितना होगा, ठीक है, Na एटम का मतलब क्या होता है, मोल होता है। तो Na एटम में कितना होगा बच्चों, आप लोग देख सकते हो, Na एटम में आपकी जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जल्दी बता दो, 1.6 × 10⁻⁻19। Na एटम, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो क्या आ जाएगा बेटा यहां पर 6.022 × 10⁻23 जूल, ठीक है, 23 जूल। अब ये क्या हो गया, एक एटम, अब ये क्या आया, एक मोल में आ गया। अब ये किस में आ गया बच्चों, एक मोल में आ गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जूल पर मोल। ये एक एटम का इतना था तो Na एटम का इतना हुआ, तो ये आपकी वैल्यू किस में आ गई, जूल पर मोल में। तो Na एटम का मतलब है उसके अंदर कितना है, एक मोल है, उसके अंदर कितना है, एक मोल है, ठीक है ना। और एक मोल होने का मतलब एक मोल की इतनी एनर्जी होती है, एक मोल की इतनी एनर्जी होती है। इस बात को समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस बात को, काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा सिंपल है बच्चों, ठीक है, आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जब मैंने इसको सोल्व करूंगा तो यहां पर एनर्जी मेरी कितनी आ जाएगी बच्चों, आपकी आ जाएगी 96.46 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आपकी आ गई, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने कन्वर्ट किया। सिमिलरली मैं अगर बोलना चाहूं कि अभी मुझे अगर किलो जूल को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो किलो जूल को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर एक कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो आपके एक किलो कैलोरी इक्वल टू भी क्या होगा, 4.2 किलो जूल। तो आपके यहां पर किलो जूल है, 96.46 किलो जूल है, तो 96.46 किलो जूल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इस एनर्जी को 4.2 से डिवाइड कर दूं तो ये वाली वैल्यू मुझे किसमें मिल जाएगी, किलो कैलोरी पर मोल में। किसमें मिल जाएगी बेटा मुझे, किलो कैलोरी पर मोल में। और ये वाली वैल्यू जब मुझे किलो कैलोरी पर मोल में मिल जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 23.06, अप्रोक्सीमेट 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर आप इतना क्यों लिखा रहे हो, बताता हूं मैं आपको। अब देखो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस AB के बीच का जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, K, ठीक है, K था। अब यहां पर इफ सपोज दैट, यहां पर K हटा दो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB
ये वाली वैल्यू आपको दे दी गई रहेगी एग्जाम में, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अगर ये वाली वैल्यू मेरी किलो जूल पर मोल में हुई, यहां पर जो यूनिट डायमेंशन आया, यहां पर जो हमारा ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए और बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर एज्यूम कर लिया मैंने बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए किलो जूल पर मोल में, ठीक है, ए बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी और बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, तीनों के तीनों आपकी किस में दी गई है बेटा, मान लिया मैंने किलो जूल पर मोल में, ठीक है, किलो जूल पर मोल में। अब यहां पर अंडर रूट ऑफ किलो जूल पर मोल आएगा, तो मुझे डिवाइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड क्या करना पड़ेगा, मुझे किलो जूल पर मोल को डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे किसको डिवाइड करना पड़ेगा, किलो जूल पर मोल को। तो किलो जूल पर मोल के लिए एक मोल में कितना जूल होता है बच्चों, 96.46, तो यहां पर 96.46 को मुझे अंडर रूट में लेके जाना पड़ेगा। जब मैं इसको अंडर रूट में लेके जाके सोल्व करूंगा तो किलो जूल के हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, किलो जूल के हिसाब से हमारा आंसर 0.108 कुछ आएगा, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को, हाँ, इसको सोल्व कर लोगे तो यहां पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरा किलो कैलोरी में आ जाए, अगर मेरा किस में आ जाए बच्चों, किलो कैलोरी में, तो किलो कैलोरी में मैं क्या करूंगा, देखो किलो कैलोरी वाला आप लोग ध्यान रखो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, कई बुकों में अलग तरीके से भी लिखा है फॉर्मूला, आप इसी फॉर्मूले को फोकस करो। अब इस टाइम इस फॉर्मूले के अंदर आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी और आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी आपका किसमें बच्चों, किलो कैलोरी पर मोल में। अब यहां पर किलो कैलोरी पर मोल में है, तो यहां पर ये वाला किलो कैलोरी पर मोल में, तो इतने से फैक्टर का यूनिट क्या आपका आएगा, अंडर रूट ऑफ किलो कैलोरी पर मोल। और एक मोल में कितनी किलो कैलोरी होते हैं, अभी अभी मैंने निकाला, एक मोल में कितने होते हैं, 23.6। तो अगर मैं यहां पर भी अगर अंडर रूट ऑफ 23.06 से डिवाइड कर दूं अंडर रूट से, तो वो किलो कैलोरी वाला फैक्टर मेरा हट जाएगा। चलो, किलो कैलोरी वाला फैक्टर मेरा हट गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डायमेंशनलेस। इस बात को ध्यान से समझो। अब यहां पर क्या जाएगा, 0.208। अब देखो ये पूरे फैक्टर को मैं एक साथ क्या बोलता हूं, डेल्टा। इस पूरे फैक्टर को मैं एक साथ क्या बोलूंगा बच्चों, डेल्टा। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है डेल्टा के फॉर्म में। डेल्टा क्या होता है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। जैसे मेरे पास HCl है, HCl है, तो HCl के लिए क्या बोलूंगा बच्चों, मैं डेल्टा कैसे लिखूंगा, देखो डेल्टा इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H और Cl प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, यहां पर माइनस आएगा, सॉरी, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl डिवाइडेड बाई 2। तो मैं ऐसे लिख लूंगा, पहले मैं डेल्टा कैलकुलेट करूंगा, तब मैं देखूंगा कि यहां पर अगर बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू किलो कैलोरी में दी गई रहेगी तो 0.08 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.08 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर किलो जूल में दी गई रहेगी तो 1/√96.46 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग तो जनरली कोशिश करो कि किलो कैलोरी में निकाल लो, किलो कैलोरी में निकाल लो। आप लोग जनरली कोशिश करो किलो कैलोरी में निकालो, नहीं तो किलो जूल में आज इसकी वैल्यू कुछ होती है आपके 108। आप लोग एक बार चेक कर लेना, 0.108 कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। यहां तक ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू 0.108 होती है, ठीक है। नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, काफी सिंपल है। एक दो बार अगर आप कोशिश करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो, इस तरीके से हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी बच्चों 0.108, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.108 ही होगी। 101 आता है, लेकिन वो 108 कर लोगे तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर, अब देखो अगर मैं हाइड्रोजन एटम को रेस्पेक्टिव माना गया है, यहां पर किसी एक एटम को रेस्पेक्टिव माना गया है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं इसमें एक इन पोलिंग स्केल। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताता हूं। इन पोलिंग स्केल
इन पॉलिंग स्केल हाइड्रोजन एटम इज अ रेस्पेक्टिव एलिमेंट। इन पॉलिंग स्केल हाइड्रोजन एटम इज अ रेस्पेक्टिव एलिमेंट। हाइड्रोजन एटम इज अ रेस्पेक्टिव एलिमेंट। हाइड्रोजन एटम आपका क्या बच्चों, रेस्पेक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट है। तो अगर मुझे निकालना हो, देखो अगर मुझे किसी का भी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी मान ली गई थी बच्चों पहले से 2.1। ठीक है, जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं बच्चों वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इसके हिसाब से जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं वो आपके क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब देखो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा 4.0, फिर उसके बाद आपका किसका होता है, ऑक्सीजन का 3.5, फिर आपका क्लोरीन का 3.0, नाइट्रोजन का आपका 3.0। ठीक है, इस तरीके से आपकी कुछ वैल्यू होती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ब्रोमीन की आपकी होती है 2.8, सल्फर की आपकी होती है 2.6, कार्बन की 2.5। तो ये वाली वैल्यू कुछ आप लोग याद रखो। इसके नीचे हाइड्रोजन से लेस जितने भी होंगे सारे के सारे वो क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से मुझे इस स्केल को डील करना है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो, कैलकुलेट the electronegativity of Cl एटम। आपको Cl एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी है। आपको डाटा कौन कौन से दिए गए मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 इज 58 किलो कैलोरी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 इज 58 किलो कैलोरी पर मोल। देखो आपको किसमें दिया, किलो कैलोरी। डायमेंशन को समझना, डायमेंशन बहुत सही चीज है बच्चों। बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज 38 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, 38 किलो कैलोरी पर मोल। और आपको बोला यहां पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClF। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClF इज, ClF की बॉन्ड एनर्जी आपको कितनी दी गई है, 61 किलो कैलोरी पर मोल। 61 किलो कैलोरी पर मोल। और आपको यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, कितनी दी गई है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन आपका 4 दिया गया है। चलो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब हमें फॉर्मूले को समझना है। फॉर्मूले को समझो बस, आप लोगों का क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखो फॉर्मूले को समझो। फॉर्मूले के हिसाब से क्या था बच्चों हमारा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए बी के बीच का डिफरेंस आपके किसके इक्वल है बच्चों, किलो कैलोरी है तो 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा, ऐसा मैंने लिखवाया था, उसको मैंने डेल्टा ही बोला था ना। अब एक एक करके खोलता हूं। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी किसके एटम के बीच बॉन्ड है बच्चों, ClF के बीच है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की वैल्यू दी गई है इक्वल टू 0.208। अब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClF बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClF बॉन्ड। तो ClF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आपकी कितनी दी गई है बच्चों, 61। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClF बॉन्ड माइनस, उससे कंपेयर करूं जो मैंने लिखा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड, Cl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मुझको दी गई है, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Ff बॉन्ड, ये भी बॉन्ड एनर्जी मुझे दी गई है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 0.08, यहां पर आ जाएगा 61 माइनस हाफ, 58 माइनस 30, 58 प्लस 38, 58 प्लस 38 आपका कितना होगा, 88 आपका 6 हो जाएगा, 6 हो गया, एक चढ़ा तो यहां पर 8 9 96 डिवाइड बाई 2, 96 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 96 डिवाइडेड बाई 2 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 48। तो 61 माइनस 48 ये आपका हो जाएगा
ठीक है, 61 माइनस 48 आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0.028 अंडर रूट ऑफ यहां पर आ जाएगा 13। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 13 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? आपके यहां पर अंडर रूट ऑफ 13 की वैल्यू आप लोगों की कितनी होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अंडर रूट ऑफ 13 की वैल्यू आपकी होती है बच्चों 3.60। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 13 की वैल्यू आपकी कितनी होगी बच्चों? 0.208 इंटू 3.60। अब 3.60 को आप लोग मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 0.208 के साथ। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.47 पॉइंट आपका 74 कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl आपको फ्लोरीन की कितनी दी गई है? 4 दी गई है। फ्लोरीन की आपकी कितनी दी गई है? 4 दी गई है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहां पर फ्लोरीन को पहले लिखो, जिसकी ज्यादा होती है उसको पहले लिखो, जिसकी कम होती है उसको बाद में लिखो, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा। जिसकी ज्यादा होगी उसको पहले लिखो। देखो यहां पर फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? 4 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। अब ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर भी तो था माइनस था, वहां जाएगा तो प्लस हो जाता। हाँ, गलत हो जाता। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन आपका कितना हो जाएगा? 4 माइनस 0.74, जो कि आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा बच्चों 3.26 के। देखो ये आ गया क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरीके से हम लोग क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं। जो ज्यादा होता है बच्चों हमेशा दिया गया रहेगा, उसको आगे लिखेंगे। यहां पर हमेशा लिखेंगे किसको बच्चों? रेफरेंस वाले को, रेफरेंस एटम को, रेफरेंस एटम वाले को लिखेंगे। जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगा डाटा, उसी के हिसाब से हम इसको डील करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा पोलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना। अब इसके बाद आया हमारा कौन सा स्केल बच्चों? मुलीकन स्केल। तो मुलीकन स्केल ने हमें क्या बोला? समझना बात को यहां पर। मुलीकन स्केल ने हमको क्या बोला? समझना बात को यहां पर काफी इजी है। तो मुलीकन स्केल से कैसे निकालते हैं समझते हैं। तो देख लेते हैं यहां पर मुलीकन स्केल। अब देखो मुलीकन स्केल के हिसाब से क्या हुआ? मुलीकन स्केल ने फॉर्मूला दिया। मुलीकन स्केल ने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों के हिसाब से होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला? इट इज अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, या फिर यहां पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सिंपली, यहां पर सिंपल बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सिंपली कंसीडर एज एवरेज वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हुआ। देखो यहां पर इसको काई से दिखाया मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने काई से दिखाया। काई एम इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका? जल्दी बोलो। आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब क्या हुआ? इसने जो वैल्यू देखी वो क्या था बच्चों? पोलिंग स्केल से कुछ अलग आ रही थी। इसकी वैल्यू आपकी किसके अलग आ रही थी बच्चों? पोलिंग स्केल से। जब इसकी वैल्यू आपके पोलिंग स्केल से अलग आ रही थी, तो हमको पोलिंग स्केल को समझना है। यहां पर पोलिंग स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ रही है एटम की, और मोलिकन स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ रही है एटम की, दोनों की वैल्यू क्या थी? काफी अलग थी। तो मोलिकन ने इसकी वैल्यू को पोलिंग स्केल के इक्वल लाने के लिए कुछ स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया। उसको मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले इसको समझो। यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, यहां पर ये वैल्यू क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ जाएगा। ठीक है, अब पोलिंग और मोलिकन स्केल की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट लाने के लिए उसने क्या किया? देखो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हुआ तो पोलिंग और मोलिकन का स्केल आपके जो यहां पर जो पोलिंग स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी वो मोलिकन स्केल के 2.8 टाइम्स डिविजिबल रहेगी। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं मोलिकन स्केल से जो वैल्यू आएगी वो पोलिंग स्केल की कितनी होगी? 2.8 टाइम्स ज्यादा होगी। 2.8 टाइम्स ज्यादा होगी। जो मोलिकन स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आएगी वो पोलिंग स्केल से 2.8 टाइम्स ज्यादा होगी।
तो अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर अगर मैं पोलिंग स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लाना चाहूं तो आपका क्या होगा, 2.8 इंटू 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों आपका IE प्लस EA डिवाइडेड बाय 5.6। ठीक है, ये तो हमारा किसमें था बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहां पर निकालना हो, देखो मुलिकन स्केल तो एवरेज बोला, लेकिन इसने मुलिकन स्केल ने पोलिंग स्केल के एवरेज वैल्यू लाने के लिए उसने क्या किया, 2.8 से मल्टीप्लाई किया। तो नाउ अब हम ये भी बोल सकते हैं कि XM ने XM इक्वल टू 2.8 XP, मतलब P का मतलब पोलिंग, M का मतलब मुलिकन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, लेकिन जब ये आपका किलोजूल पर एटम में होगा, किलोजूल पर मोल में होगा, तो क्या होगा, देखो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था 1 किलोजूल। ठीक है, 1 किलोजूल पर मोल, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपका 96.49 किलोजूल होता है। आपका क्या होता है बच्चों 96.49 किलोजूल होता है। तो यहां पर अब हम समझेंगे, तो जैसे मुझे किलोजूल पर मोल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैं 1/270 मल्टीप्लाई बाई IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, क्योंकि इसने स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया ना 2.8 से। जब 2.8 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर अगर देखो सिंपली 96.49 करके आप 2.8 डाल दो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर 96 पॉइंट मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करो। किलोजूल पर मोल में मैंने अभी भी बताया था 96.49, यहां पर 2.8 इंटू 2, जो कि आपका अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 570 किलोजूल पर मोल आ जाएगा। तो किलोजूल पर मोल में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और किलोजूल पर एटम में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो मोलिकल स्केल से जो वैल्यू आई वो पोलिंग स्केल से थोड़ी अलग थी। तो इसको पोलिंग स्केल के बराबर करने के लिए उसने कुछ स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। उसने क्या किया, कुछ स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और वो स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसने पोलिंग स्केल और मोलिकन स्केल की वैल्यू बराबर कर दी। पोलिंग स्केल और मोलिकन स्केल की वैल्यू उसने बराबर कर दी। तो इस तरीके से हमारा मोलिकन स्केल आया। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहां पर 540 कर लो, यहां पर 540 कर लो, ज्यादा लिख दिया मैंने। इसको सोल्व करोगे तो 540 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम समझ लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखो, यहां पर आयोनाइजेशन, एक एग्जांपल, फिर मैं बताऊंगा ऑलरेड-रोचोव स्केल जो कि काफी इजी है। ठीक है, जो कि आप लोगों का काफी इजी है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। यहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल and electron affinity of an atom, एक एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ऑफ आप ना फ्लोरीन का निकाल लो, फ्लोरीन का ज्यादा करेक्ट होगा। फ्लोरीन का आपका कितना होगा बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 17.42, यहां पर दी गई है इसकी वैल्यू 17.42, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दी गई है बच्चों आप लोगों को 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ये आपको वैल्यू दी गई है रेस्पेक्टिवली। तब आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड मोलिकन स्केल एंड पोलिंग स्केल। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इन मोलिकन स्केल एंड पोलिंग स्केल। अब क्या हुआ बच्चों, समझना बात को ध्यान से।
अब आपसे क्या पूछा, मुलिकन स्केल पे क्या है, पोलिंग स्केल पे क्या है। तो आप लोग जानते हो कि XM, मुलिकन स्केल ने क्या बोला, IE प्लस EA का जो एवरेज कर दूंगा डिवाइड बाई 2, वो आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 17.42 प्लस 3.45 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, ये आ जाएगा 20.87 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 10.435 कुछ आ जाएगा। ये आपका आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय मुलिकन स्केल। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, अब आपका वैल्यू किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है, तो पोलिंग स्केल एक्चुअली आपके मुलिकन स्केल से कितना ज्यादा है, आपका पोलिंग स्केल, मुलिकन स्केल आपका पोलिंग स्केल से 2.8 टाइम्स आपका ज्यादा था। तो यहां पर अगर पोलिंग स्केल निकालना चाहूं तो मैं XM में क्या डिवाइड कर दूंगा बच्चों, 2.8 को डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पोलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 4.32, यहां पर 2.8 कर दो, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट मेरी कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां पर 3.72, यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3.72। तो ये तो हमारी हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा पोलिंग स्केल से कैसे निकालना और मुलिकन स्केल से आप लोगों को कैसे निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पोलिंग और मुलिकन स्केल का रिलेशनशिप जान लिया। ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशनशिप को आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्केल आता है बच्चों ऑलरेड-रोचोव स्केल। नेक्स्ट स्केल हमारा कौन सा था बच्चों, ऑलरेड-रोचोव स्केल। तो देख लेते हैं यहां पर नेक्स्ट स्केल हमारा कौन सा था बच्चों, ऑलरेड-रोचोव स्केल। तो देख लेते हैं यहां पर ऑलरेड-रोचोव स्केल। अब ऑलरेड-रोचोव स्केल ने क्या बोला समझना, ऑलरेड-रोचोव स्केल के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव का स्क्वायर, जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर। यहां पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव आपका क्या होगा बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और यहां पर आर क्या है बच्चों, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब देखो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए उसने क्या किया, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और प्लस बी, कुछ ए बी कोई कांस्टेंट माना। अब ए बी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन आपकी हुई। तो ए की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे 0.359 जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमारी कितनी थी बच्चों, बी की वैल्यू हमारी थी 0.744, ये हमारी बी की वैल्यू थी। ये हमारा था आपका ऑलरेड-रोचोव स्केल से जो वैल्यू आई उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ऑलरेड-रोचोव के हिसाब से क्या हुआ, इसके हिसाब से क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इसका मतलब अगर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर आपका आर बढ़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। ठीक है, तो यहां पर आर का स्क्वायर से बच्चों, तो अगर आर बढ़ेगा, आर अगर बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बहुत ज्यादा कम होगी। अगर थोड़ा सा भी आर बढ़ा तो आर का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अब हम इसी लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स आपको इसी लाइन से समझ में आ जाएगा।
अब देखो पीरियोडिक टेबल में जैसे ही मैं ये वाला इसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन में नेक्स्ट सेगमेंट में लूंगा। देख लेते हैं हम। देखो यहां पर अगर मैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स देख लेते हैं बच्चों। इन ग्रुप, इन पीरियड की बात करते हैं, इन पीरियड, पीरियड्स में अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करूंगा, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, अगर मैं लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल में मूव करूंगा तो आपका क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज, जेड इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, विल इंक्रीज, हैंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीज, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अब लेकिन जैसे ही मैं ग्रुप में टॉप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, व्हेन वी मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है, तो आपका क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब रेडियाई विल इंक्रीज, रेडियाई विल इंक्रीज, हैंस अगर आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेडियाई इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, रेडियाई इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होगी बच्चों, रेडियाई इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी घटेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। तो कैसे देखेंगे बच्चों ट्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं ऊपर की ओर जाऊंगा और यहां से यहां जाऊंगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपकी बढ़ेगी। समझ में आया बच्चों, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब यहां पर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब यहां पर कौन सा एलिमेंट आता है, फ्लोरीन। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहां पर शार्पली चेंज किस में आ रहा है, रेडियाई में, और यहां पर शार्पली चेंज किस में आएगा, ग्रुप में आएगा। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा नोट में लिखा रहा हूं जो अक्सर आपके हर केमिस्ट्री में काम में आएगा, नोट, ठीक है। आप देखो यहां पर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, शार्पली चेंज होगी। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शार्पली चेंज होती है लेफ्ट टू राइट में, और यहां पर आपकी क्या होती है, रेडियाई आपकी शार्पली चेंज होती है। तो जब कभी भी हमको कोई क्वेश्चन डील करना हो, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स वाले रिलेटेड क्वेश्चन देखना हो, तो लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा, और टॉप टू बॉटम हमेशा मैं क्या देखूंगा बच्चों, टॉप टू बॉटम में हमेशा देखने वाला बच्चों यहां पर क्या, टॉप टू बॉटम में हमेशा यहां पर आपका यहां पर रेडियाई के बारे में देखने वाला हूं, ठीक है। तो इन ग्रुप साइज इंक्रीजेज शार्पली, साइज इंक्रीजेज शार्पली, साइज आपकी शार्पली इंक्रीज होती है, साइज आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। जैसे ही आपकी साइज अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तो क्या होगा बच्चों, ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी हमेशा किससे एनालिसिस होगी, ग्रुप में, देन प्रॉपर्टी विल एनालिसिस बाय ग्रुप, बाय साइज इन ग्रुप में आपकी प्रॉपर्टी आपके किसके, साइज से एनालिसिस होगी। लेकिन इन पीरियड आपका क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज शार्पली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करेगी शार्पली। देन आपका प्रॉपर्टी किससे एनालिसिस होगा, प्रॉपर्टी विल एनालिसिस बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड में हम किससे एनालिसिस करेंगे बच्चों, इसके साथ। ये लाइन आपके कहां काम में आएगी वो मैं बताऊंगा, पहले आप इतना जान लो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक्सेप्शन भी होंगे आप लोगों के, एक्सेप्शन को समझ लेते हैं। यहां पर एक्सेप्शन को हम समझ लेते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, आपके पीरियड में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इससे मैं अगर इस तरफ जाऊंगा तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। नो एक्सेप्शन इज प्रेजेंट इन पीरियड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड
अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। फ्लोरीन आपका क्या होगा बच्चों, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। एंड नो एनी एक्सेप्शंस प्रेजेंट इन पीरियड में किसी भी टाइप का कोई एक्सेप्शन नहीं है यहां से यहां वाले में, बट एक्सेप्शंस इज प्रेजेंट इन ग्रुप में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज प्रेजेंट इन ग्रुप, आपके ग्रुप में एक्सेप्शन प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ग्रुप में आपके एक्सेप्शन प्रेजेंट है। तो ग्रुप में आपके कौन से एक्सेप्शन प्रेजेंट है बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। देखो यहां पर ग्रुप में जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे ले लेता हूं, यहां पर मैं ग्रुप में बता देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा बच्चों, तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जनरली हमको पी ब्लॉक का ही याद रखना पड़ता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से कोई रिलेशनशिप नहीं होता उतना, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं थर्ड ए और फोर्थ ए, तो यहां पर क्या आएगा, ब्रिटेन के और गंजे, और यहां पर क्या आएगा, कहे शिवजी सुने पार्वती, कहे शिवजी सुने पार्वती। अब देखो यहां से आपका 3D एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा, 3D सीरीज, और 3D सीरीज स्टार्ट होने की वजह से यहां पर 3D का क्या होगा बच्चों, पुअर शील्डिंग होगा, और पुअर शील्डिंग होने की वजह से आपकी क्या बढ़ जाएगी बच्चों, आपके जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज आपकी हो जाएगी, जेड इफेक्टिव आपका बढ़ जाएगा, मतलब पुअर शील्डिंग होगा, पुअर शील्डिंग होगा तो एट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगा, एट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगा तो आपका क्या होगा बच्चों, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। और आप लोगों ने अभी भी देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव, हेंस क्या होगा बच्चों, जो आपके बोरोन की सबसे ज्यादा होगी, फिर आपके गैलियम की आ जाएगी, फिर आपके एल्यूमिनियम की हो जाएगी। इसी तरीके से कार्बन फैमिली में कार्बन की, फिर जर्मेनियम की, फिर आपके सिलिकॉन की। तो इस तरीके का कुछ ट्रेंड आपका चलता है, थोड़ा सा ध्यान रखो। पीरियड में क्या होता है, यहां पर इससे पहले आपकी 3D सीरीज आता है, फिर वही बात आ गई कि ये आपका न्यूक्लियाई है, ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पावर लग रहा है, लेकिन कोई शील्डिंग इफेक्ट वाला शील्ड आ जाएगा तो ये जेड इफेक्टिव को कम कर देगा। लेकिन जैसे अगर शील्डिंग इफेक्ट, मतलब शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर और ऑर्बिटल, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर ऑर्बिटल, यहां पर कोई इनर, यहां पर तो पहले से कोई ना कोई इनर और ऑर्बिटल होगा, वो क्या लगाएगा, शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन यहां पर जो शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, शील्डिंग इफेक्ट बाय 3D और ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल की वजह से शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये इसको शील्ड नहीं कर पाएगा, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा मतलब देखो जी, जनरली यहां से यहां अट्रैक्शन डायरेक्टली लगाएगा, कोई ना कोई इनर ऑर्बिटल शील्डिंग इफेक्ट लगाता है। लेकिन इस केस में आपको कौन सा लगा रहा है, 3D, तो 3D का शील्डिंग पावर पुअर होता है, तो यहां पर जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज आपका हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब आपकी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखो, ये आपका कुछ था एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को आई होप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इन सब का जो हमने पढ़ा है उन सब के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये बात आप ध्यान रख लो, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन चारों को पढ़ लो। कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेने ही वाला हूं, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो, काफी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से डील करना है, काफी इजी है, काफी सिंपल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।